बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना साहिबा इन दिनों जापान के अंदर मौजूद हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट उनका दौरा है और असल में ये दौरा उनका वो जो 3 मुल्कों का एक ट्रिप था उनका, अमेरिका का और यूके का और जापान का, उस सिलसिले की एक कड़ी है। जापान जाने से पहले उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया था कि अब वक्त आ गया है कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो कायम करें जापान के साथ, जिसका मतलब ये है कि अपग्रेड कर दें ताल्लुकात हमारे और जो जापान के हैं। अच्छा, जापान के लिए आपको सबसे पहली बात ये बताऊं कि बांग्लादेश क्यों ज़रूरी है। चाइना के बारे में हम बात करते रहते हैं कि चाइना के लिए क्यों ज़रूरी है, अमेरिका के लिए क्यों ज़रूरी है, इंडिया के लिए क्यों ज़रूरी है, ये सब तो हमें पता है। जापान के लिए क्यों ज़रूरी है? जापान के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जापान का जो ट्रेड होता है ना, जापान का ट्रेड, यही जो पानी है, यही जो समुंदर है, चाहे वो बे ऑफ बंगाल हो गया या फिर इंडियन ओशियन हो गया, 80% इनका जो ट्रेड है वो इन्हीं एरियाज से हो रहा होता है। नाउ इन एरियाज में बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव आने के बाद चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ा है। चाइना एक डोमिनेंट प्लेयर बन के उभरा है, ना सिर्फ इंडियन ओशन में बल्कि बे ऑफ बंगाल के अंदर भी। तो यहाँ पर जापानीज़ को प्रॉब्लम हो रहा है। जापानीज़ का और चाइनीज़ का मतलब सदियां पुराना फट आ रहा है। 2-3 जंगें ये लोग लड़ चुके हैं। 2 मरतबा जापान ने चाइना के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की 18वीं सदी के आखिर में, और फिर 19th सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी जापान ने चढ़ाई कर दी थी चाइना के ऊपर। और चेयरमैन माओ जो था वो बाकायदा इनके साथ लड़े थे, KMT वाले भी इनके साथ लड़े थे। तो पुरानी इनकी ब्लडी हिस्ट्री रही है जापानीज़ की और चाइनीज़ की। तो ये शुरू से एक दूसरे को थ्रेट के रूप में देखते रहे। इस वक्त भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं है। जापान अमेरिकन कैंप के अंदर है। हालांकि ये वही अमेरिका था जिन्होंने इनके ऊपर 2 एटम बम टपकाए। इसके बावजूद भी बजाय इसके कि ये चाइना की तरफ डाइवर्ट होते, ये चले गए अमेरिका की तरफ न्यूक्लियर बम खाने के बाद, और तब से लेकर ये अमेरिकन कैंप के अंदर है। तो रिसेंटली जब इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ा है तो जापानीज़ ने भी बहुत तेज़ी के साथ हाथ पांव मारना शुरू किए हैं अपना इन्फ्लुएंस जहां बढ़ाने के लिए, क्योंकि एज आई सेड 80% ट्रेड इनका इन्हीं रास्तों के ज़रिए हो रहा होता है। तो ज़रूरी है इनके लिए कि इंडियन ओशन के मुल्क और बे ऑफ बंगाल के मुल्क इनके साथ कोऑपरेशन में आएँ, और एक ओपन ऑफर है उनके लिए। इसीलिए शेख हसीना भी शायद मौके से फ़ायदा उठाने के चक्कर में कह रही हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम करनी चाहिए जापान के साथ। हालांकि वो जानती हैं कि जापान अलग कैंप का मुल्क है, उनके जो स्ट्रेटेजिक टाइज़ हैं असल में वो चाइना के साथ हैं। मेन जो उनके अगर आप देखें इन्वेस्टमेंट टाइज़ और मिलिट्री टाइज़ वो चाइना के साथ हैं, लेकिन वो जापान के साथ भी टाइज़ रखने में इंटरेस्टेड हैं। इन्हीं दिनों जब ये विज़िट कर रही हैं जापान की, तो जापान का जो सबसे बड़ा यहाँ पर हमारे रीजन के अंदर, साउथ एशिया के रीजन में पार्टनर है इंडिया। इंडिया के अंदर बांग्लादेश का आर्मी चीफ मौजूद है और स्ट्रेटेजिक लेवल के ताल्लुकात वहाँ पर फॉर्म करने की एक बातचीत चल रही है। नाउ आते हैं इस बात पे कि क्या जापान इस तरह से कोई ज़बरदस्त किस्म की टाइज बना सकता है इस रीजन के मुल्कों के साथ, हमारे ये जो साउथ एशिया का रीजन है उसके मुल्कों के साथ, और अगर नहीं बना सकता तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? इनकी जो स्ट्रेटजी है हमारे रीजन के हवाले से उसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरे हिसाब से उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। खासतौर पर इनका जो बांग्लादेश के हवाले से इनकी पॉलिसी है ना, उसमें बिल्ट इन प्रॉब्लम है। ये अभी से नहीं, ये कोई 10 साल से लेकर शिंजो अबे के ज़माने से लेकर कोशिश कर रहे हैं कि बे ऑफ बंगाल के अंदर और इंडियन ओशन में हमारा फुटप्रिंट स्ट्रांग हो। BRI से पहले इन्होंने अपना एक BRI की तर्ज का ही कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है वो 2014-2013 में लॉन्च किया था, लेकिन वो ज़्यादा चला नहीं। जापानीज़ ने लॉन्च किया था BRI से भी पहले। उस वक्त चाइनीज़ जो थी ये कैलकुलेशंस कर रहे थे BRI की, बेसिकली वो मतलब सारा डिज़ाइन बना रहे थे, लेकिन ये इन्होंने पहले से ही कर दिया था। छोटे लेवल का था, लेकिन इन्होंने एशिया के अंदर कर दिया था अपनी कनेक्टिविटी स्ट्रांग बनाने के लिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये जो इनकी जो डिज़ाइन है ना जापानीज़ की, मुझे थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम ये नज़र आता है। अनलाइक चाइना, जैसे चाइना आप देखते हैं ना, चाइना हर मुल्क को इंडिविजुअली कंसीडर करता है और 2 मुल्कों के साथ तब तक वो एक जैसी पॉलिसीज़ नहीं बनाता जब तक वो ये नहीं देखते कि दोनों मुल्कों के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स सिमिलर हैं, दोनों के दोस्त दुश्मन सिमिलर हो चुके हैं, इंटरेस्ट सिमिलर हो चुके हैं, तब तक वो दोनों मुल्कों के लिए एक जैसी पॉलिसीज़ नहीं बनाते। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ कि पहले उनकी
ईरान और सऊदी के लिए अलग अलग पॉलिसीज होती थी, लेकिन अब वो इस पोजीशन में आ गए हैं कि पूरे जीसीसी के लिए एक जैसी पॉलिसी बनाए। उसके लिए काफ़ी वर्किंग की है उन्होंने। जापानीज मुल्कों के बायलैटरल इश्यूज रिजॉल्व किए बिना लग यूँ रहा है कि उनको क्लिप कर रहे हैं और क्लिप करके उनकी एक जैसी पॉलिसीज बना रहे हैं, यानी कि वो जो फॉल्ट लाइन्स मौजूद है ना, उन पे फोकस नहीं कर रहे जापानीज। फॉल्ट लाइन्स को इग्नोर करते हुए क्लिप कर रहे हैं दो दो तीन तीन मुल्क और उनके लिए एक किस्म की पॉलिसीज बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर इंडिया और बांग्लादेश, अपेरेंटली दोनों जो है वो बड़े मित्र देश लगते हैं, लेकिन दोनों के दरमियान बड़े गहरे फॉल्ट लाइन्स मौजूद हैं जिनको आसानी के साथ एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। सिर्फ पानी का मसला नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे मसले हैं। जापानीज ने ये जो बांग्लादेश की पॉलिसी बनाई है ना, बांग्लादेश के हवाले से मौजूदा जो लीडरशिप है उनकी, इसके अंदर बुनियादी फॉल्ट ये है कि ये इंडिया से जुड़ी हुई है। यानी एक ही पॉलिसी के अंदर इंडिया को भी डाला है, बांग्लादेश को भी डाला। बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करेंगे, पोर्ट डेवलप करेंगे, रास्ते बनाएंगे, फिर वो नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे। कुछ अजीबो गरीब किस्म की पॉलिसी है। इंडिया नॉर्थ ईस्ट में फिर जाएंगे, बांग्लादेश के रास्ते जाएंगे, ज्वाइंट करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों के इंटरेस्ट को। अब फॉल्ट लाइन्स के होते हुए ये जो पॉलिसीज़ हैं ना, इनकी कनेक्टिविटी की इस तरह की पॉलिसीज़ वो कामयाब नहीं हो सकती मेरे ख्याल से, अनटिल एंड अनलेस वो ये वाले फॉल्ट लाइन्स रिमूव ना करें इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप टोटली फिर डिपेंड हो जाते हैं शेख हसीना के ऊपर। आपकी पॉलिसीज़ तब तक काम करेंगी जापानीज़ की बांग्लादेश में जब तक शेख हसीना मौजूद है। शेख हसीना के अपोजिट कोई गवर्नमेंट आ गई तो कोई सर्टेनिटी नहीं है, मतलब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है धपड़धूस भी हो सकती है। क्योंकि अगर एंटी गवर्नमेंट आ गई, उनके खिलाफ गवर्नमेंट आ गई, तो इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि उनके भी अच्छे रिलेशंस होंगे इंडिया के साथ। और अगर उस नई बांग्लादेशी फ्यूचर की जब भी गवर्नमेंट आती है, फ़र्ज़ करें 2024 के इलेक्शंस जीत जाती हैं, उससे अगले इलेक्शंस में क्या होगा? कभी ना कभी तो दूसरी गवर्नमेंट आएगी ना, तो वो फिर क्या वही पॉलिसीज़ कैरी ऑन करेंगी? द आंसर इज नो। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बना रहे जापानीज, शॉर्ट टर्म पॉलिसी है यहाँ पर। चाइनीज़ का मसला ये नहीं है। चाइनीज़ का अगर आप देखें, BRI सॉलिड ग्राउंड्स पर बेस्ड है। बांग्लादेश में किसी की भी गवर्नमेंट आ जाए, प्रोजेक्ट्स नहीं रुकने BRI के। पाकिस्तान में किसी की भी गवर्नमेंट आ जाए, श्रीलंका में किसी की भी गवर्नमेंट आ जाए, प्रोजेक्ट्स नहीं रुकते, BRI के प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। इसी तरह सेंट्रल एशिया में आप देखें, इसी तरह आप मिडल ईस्ट में देखें, अफ्रीका में देखें, गवर्नमेंट्स किसी की भी आ जाएं। अच्छा, सूडान देखें आप, सूडान मारदाड़ चल रही है, लेकिन BRI के प्रोजेक्ट्स पे हमलों की खबरें नहीं आई अभी तक। BRI एज यूजुअल वहाँ पर चल रहा है, BRI का मुल्क है सूडान भी। तो उनकी पॉलिसीज़ कंक्रीट किस्म की होती हैं, हर जो एंगल है ना उसको सेफ गार्ड करते हुए वो विन विन अप्रोच के कायल हैं। तो इस तरह से वो पॉलिसीज़ डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी फॉल्ट लाइन नज़र आती हैं। इन्होंने इंडिया और बांग्लादेश को क्लिप करके एक पॉलिसी बनाई है और नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश को मिला के देखते हैं, इंडिया नॉर्थ ईस्ट दैट इज़, इनको और बांग्लादेश को मिला के देख रहे हैं जापानीज़। इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है द हिंदू, इसके अंदर 2-3 रोज़ पहले बड़ा एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा। ये जो जापान नया ट्राइका बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना रीजन के अंदर, जिसमें वो खुद हैं, इंडिया है और बांग्लादेश को भी डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस ट्राइका के बारे में वो कह रहे हैं कि a new troika for India, the northeast region, the goal of connecting a larger part of South Asia with Southeast Asia can be steered by the triad of Bangladesh. India and Japan use the northeast as a focal point. तो इंडिया नॉर्थ ईस्ट है, बांग्लादेश है और जापान है। अब बांग्लादेश और जापान तो समझ में आता है, बांग्लादेश और इंडिया भी समझ में आता है, लेकिन एज आई सेड देयर इज अ प्रॉब्लम बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। दोनों के दरमियान काउंटलेस किस्म के अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं जो कि आज नहीं तो कल, आजकल तो दबे हुए हैं ना। अवामी लीग जब से आई है 2009 से पानी का इशू दबा हुआ है बहुत ज़्यादा। आई हैव टू से बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी बांग्लादेश के साथ होती रही है, बहुत ज़्यादा। देखते ही देखते इनके दरिया सारे के सारे निकल गए। आप देखें कितने सारे दरिया 2009 से लेकर ऐसे हैं जो कि जिनका पानी नीचे डाउन स्ट्रीम में आना बंद हो गया। ऐसे बहुत सारे दरिया हैं और वाटर शेयरिंग के एग्रीमेंट नहीं हुए, बल्कि 2009 से लेके जब से इनकी गवर्नमेंट आई है अवामी लीग की, तब से लेके अब तक क्या हुआ है, तीस्ता के पानी से वो जो पहले इंडिया पानी लेता था इस वक्त उससे ज़्यादा ले रहा है। इसी तरह से बहुत सारे बैराजेस बन गए हैं जो कि इलीगल किस्म के, और पानी एक बांग्लादेश की जो एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी है, इनका गारमेंट इंडस्ट्री इनकी कॉटन की क्रॉप पे जुड़ी हुई है सारी की सारी, जो कि बैकबोन है एक्सपोर्ट की। तो पानी बुनियादी तौर पर रिवर्स जो है ना दरिया, ये बांग्लादेश के लिए बैकबोन की हैसियत रखते हैं। इनके अंदर सीवियर लेवल का एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसको अंडर द कारपेट गंद को, जैसे गंद होता है, गंद को आप ढांप देते अच्छे से कालीन के साथ, वो कालीन बिछा दिया, सामने आ लग रहा है यार क्या ज़बरदस्त, लेकिन नीचे गंद है। असल में ये जो टाइज है ना बांग्लादेश और इंडिया के, इनके नीचे गंद है बहुत बड़ा।
इसको आप लंबे अरसे तक इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो इश्यूज हैं सारे के सारे, एक आंख बंद करके एक आंख खुली रख के लंबे अरसे तक नहीं चल सकते, ये कभी न कभी रिजॉल्व होने हैं। और अगर रिजॉल्व नहीं होंगे तो बांग्लादेश के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता जाएगा, ये चीज़ें पाइल अप होती जाएंगी। जितना लेट ये रिजॉल्व होंगे इश्यूज, उतनी ज़्यादा कीमत बांग्लादेश को चुकानी पड़ेगी। तो एक सीवियर लेवल की डिसएग्रीमेंट है दोनों मुल्कों के दरमियान। अगर इनके बायलैटरल ये वाले जो बड़े इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व किए बिना जापानी समझते हैं कि हम तो ऐसा ही इनको लेकर चलेंगे, तो आगे चलकर दोस्ती टड़क करके टूट सकती है। वो कहते हैं टूट गई टड़क करके, तो टड़क की आवाज आएगी जोर की आपकी, और आपको पता चलेगा बांग्लादेश और इंडिया की दोस्ती टूट गई। देखें, चाइनीज ने यमन की जंग रिजॉल्व कराई, चाइनीज ने सीरिया का मसला हल कराया, चाइनीज ने टर्की और ईरान का मसला हल कराया, तब जाके नॉर्मलाइजेशन हुई है ईरान और सऊदी की। यानी कि पहले वो जो इश्यूज थे चाइनीज ने रिजॉल्व किया, फिर ये एक कलेक्टिव स्ट्रेटजी बनाई। यहां पर इश्यूज को रिजॉल्व किए बिना ही ये जो ट्रायोका बनाने की कोशिश की जा रही है ना, ये आगे चलकर ठुस हो जाएगी, इसका कोई फ्यूचर नहीं है।